क्लास में करेंगे, लाइक जैसे मैंने पढ़ी थी, 2 चैप्टर्स आज, 2 चैप्टर्स कल। और ये चैप्टर भी एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं होंगे, मेरे हिसाब से होंगे, ताकि यार एनसीईआरटी में पता है क्या बहुत कंफ्यूजिंग वे में दे रखा है, मतलब एक एक लाइन समझना, कोई आगे कोई पीछे, बहुत कंफ्यूजिंग वे। तो ये जो नोट्स हैं ये बिल्कुल समराइज नोट्स हैं, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, और ऑब्वियसली इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें। इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बायो के अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और दूसरी चीज़ पता है क्या होता है, क्वेश्चंस तो ज़्यादा ही हैं, मतलब इसमें क्वेश्चंस घुमा के बहुत आता है। तो हमें ना एक एनसीईआरटी की लाइन समझ लिया, थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान चाहिए ही चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए ही चाहिए। तो वो थोड़ा इस चीज़ में क्लियर करेंगे, और बाकी चलिए शुरू करते हैं। तो इकोलॉजी आज फर्स्ट पार्ट करेंगे। देखो इकोलॉजी वर्ड किसने कॉइन किया था, अर्नेस्ट हैकल सर ने किया था। अर्नेस्ट हैकल, अब याद कैसे करेंगे, और अर्नेस्ट हैकल, तो यहाँ का ई उठा लेते हैं और इकोलॉजी का ई, ई तो मतलब ई इकोलॉजी किसने कॉइन किया था, अर्नेस्ट हैकल ने। अच्छा, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, फादर इकोलॉजी है राइटर। अच्छा एक चीज बताइए, पापा जी हमेशा सही बोलते हैं, राइट, फादर इज ऑलवेज राइट, तो फादर इज ऑलवेज राइट, फादर ऑफ इकोलॉजी राइट, बस। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा सर। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि यार एनसीईआरटी में इनके बारे में काहे कभी पूछ ले, कुछ भरोसा नहीं है भैया, नीट वाले का कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी, व्हाट इज इकोलॉजी नाउ, इकोलॉजी इज इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी हमारे पास दो तरीके की होती है, ऑटो इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। अगर रिलेशन एक स्पीशीज का है एनवायरनमेंट के साथ तो ऑटो इकोलॉजी, और अगर ग्रुप ऑफ स्पीशीज का है तो सिनकोलॉजी। ठीक है, अच्छा जैसे हमने टेक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ा था यार, वैसे ही आता है इकोलॉजी हायरार्की, और हम इसको ना इसी तरीके से पढ़ेंगे तो इकोलॉजी ना काफी आसान लगेगी। ठीक है, तो पहला आता है ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर फर्स्ट पे, सेकंड पे आता है पॉपुलेशन, थर्ड पे आता है कम्युनिटी, फोर्थ पे आता है इकोसिस्टम, फिफ्थ पे बायोम, और सिक्स्थ पे बायोस्फीयर। तो आज हम करेंगे ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और इकोसिस्टम। बायोम और बायोस्फीयर हम करेंगे कल, यहाँ तक आज हमें करना है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी एंड बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी स्टडी, सिंपल एज दैट, एक लाइन खाली। उसके बाद हम आते हैं पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन क्या, इट इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, गाइज ध्यान रखो, पॉपुलेशन के सेम स्पीशीज लिविंग एट वन प्लेस। ठीक है, इसको ध्यान रखना, सेम वर्ड क्यों बोल रहा हूँ अभी बताऊंगा। पॉपुलेशन हमारे पास तीन तरह की होती है, एक तो लोकल पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन और मेटा पॉपुलेशन। लोकल पॉपुलेशन मतलब वो पॉपुलेशन एक जगह पे है बस, ना मूव कर रही है ना इधर जा रही है, बस वो एक ऐसे बैठी है कच कच करके। सिस्टर पॉपुलेशन मतलब एक पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स दिल्ली में है, दूसरी पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स आर इन बंगाल, तो वो दोनों आपस में सिस्टर पॉपुलेशंस हो गए, क्योंकि स्पीशीज सेम है लेकिन एरिया डिफरेंट है, दिल्ली एंड बंगाल। और मेटा पॉपुलेशन होती है जब उनमें मूवमेंट हो, लाइक दिल्ली से टाइगर्स बंगाल जा रहे हैं, बंगाल से टाइगर्स दिल्ली जा रहे हैं, तो मूवमेंट हो रही है, तो ये होती है मेटा पॉपुलेशन, आपस में कनेक्टेड बाय डिस्पोजिंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो पॉपुलेशन खत्म। उसके बाद स्पीशीज, स्पीशीज हमने टेक्सोनॉमी में पढ़ा था, क्या था भैया, बताओ बताओ, अरे इतनी जल्दी भूल के, परसों तो पढ़ा था, स्पीशीज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, स्पीशीज हमारे पास तीन तरीके की होती है, एंडेमिक स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज और क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज कौन सी होती है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती, लाइक कंगारू खाली ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, वो अलग बात है भैया, उसको ट्रांसफर करके लेके जाया जाता है, लेकिन जो एक कॉन्टेंट मतलब एक जगह पे मिलता है वो खाली कंगारू खाली ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। और दूसरा एग्जांपल है मेटासिकोया, ये चाइना की एक वैली में मिलता है, तो इट इज ऑल्सो एंडेमिक स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज वो होती है यार जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, मतलब एक इकोसिस्टम में, लाइक लायन है, अगर लायन ना हो तो हर्बीवोर ज्यादा हो जाएंगे, हर्बीवोर ज्यादा हो जाएंगे तो प्लांट्स वगैरह का प्रोड्यूसर्स जो हमारे कम हो जाएंगे, इससे क्या होगा, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। तो एक लायन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे उसका मास कम हो, ठीक है ना, मतलब हर्बीवोर्स और प्लांट्स तो ऑब्वियसली लायन कम ही होता है ना, जैसे पिरामिड्स, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो पता भी चलेगा हमको, लेकिन फिर भी उनका एक इम्पोर्टेंट है। ऐसी एक एग्जांपल आता है कैंगैरू रैट इन डेजर्ट्स, इसकी भी डेजर्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, अब आता है आखिरी में क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। क्रिटिकल लिंक स्पीशीज मतलब जो एक एसेंशियल लिंक बना देता है एक दो स्पीशीज के बीच में, लाइक माइकोराइजल फंगाई, ये क्या करता है, प्लांट्स के लेग्यूमिनस रूट्स पे लग जाता है, जिसकी वजह से ये मतलब
नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसके बदले प्लांट्स इसको रूट्स खाने देते कि भैया तू भी खुश रह, हम भी खुश रहे। अब आता है कम्युनिटी। याद है मैंने पॉपुलेशन पे किस चीज पे ध्यान दिया था? पॉपुलेशन मैंने ध्यान दिया था आपको सेम्स पे। क्यों दिया था? अब बताएंगे ना बचुआ, काहे परेशान होते हो बे? हमने इसलिए दिया था क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज की बात आ रही है। कम्युनिटी इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज दैट लिव इन कॉमन एरिया, whereas population was group of organism of same species, guys. Okay, और community हमारे पास like characteristics of community. What is characteristics of community? पहले स्पीशीज डाइवर्सिटी, मतलब एक साइज ऑफ एरिया पे स्पीशीज जो होते हैं कम्युनिटी डिपेंड करते हैं। साइज ऑफ एरिया, टाइप ऑफ एरिया, या सॉइल कैसा है, या क्लाइमेट कैसा है। ऑब्वियसली जो एनिमल्स या प्लांट्स प्लेन एरिया में उगते हैं वो अल्टीट्यूड एरिया या हायर अल्टीट्यूड एरिया पे नहीं उग सकते हैं। तो डिपेंड करता है डोमिनेंस कि एक जो ज्यादा नंबर टाइप लाइक नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक एरिया में स्पीशीज के जो ज्यादा होंगे वो डोमिनेट करेंगे। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन होता है मतलब एक बैरन लैंड में एक नया ऑर्गेनिज्म उग जाना, ये जो ऑलरेडी जो एक ऑर्गेनिज्म जी रहे हैं, ठीक है, उनको ओवर पावर करके दूसरे ऑर्गेनिजम्स को वहां पे उस जगह को रूल करना। ठीक है, बायो की जो बुक हमारी है 12th की, वो दो सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करती है, एक तो हाइड्रोस्फीयर और एक जेराच। हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा लेक वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सर्टिफिकेशंस ऑफ लेक, इसमें क्या होता है देखो मैं बताऊं। पहला, ये लाइट के अकॉर्डिंग होता है। लाइट ज्यादा होती है तो देखो जो सबसे ऊपर वाला एरिया को, उसको देखो मैं डार्क कर रहा हूँ बिल्कुल, यहाँ पे लाइट सबसे ज्यादा। ये वाला जो एरिया है इसमें सबसे कम, और सबसे नीचे वाले में ऑब्वियसली सबसे कम जाएगी लाइट, राइट। तो जो सबसे ऊपर वाला एरिया होता है, दिस एरिया, इसको हम कहते हैं लिटोरल जोन। लिटोरल जोन। जो सेकंड वाला एरिया होता है उसको कहते हैं हम लिम्नेटिक जोन। और आखिरी वाला प्रोफंडल जोन। जो पहला एरिया होता है उसके अंदर फ्री फ्लोटिंग होते हैं, शैलो वाटर्स, मतलब थोड़े कीचड़ पानी वाले जो होते हैं ना, ऊपर सतह सतह पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, या वो। ठीक है, सेकंड वाले में होते हैं फाइकोप्लैंक्टन, जो आधे मतलब पानी के अंदर सबमर्ज होते हैं, लाइक सस्पेंडेड। ठीक है, और तीसरे में होता है हेटरोट्रॉफ्स, जो लाइक और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, हेटरोट्रॉफ्स या ऐसे बैक्टीरिया कह दो, जिनको लाइट की जरूरत कम पड़ती है यहाँ पे बेस पे। ठीक है, इस जगह जो बेस होता है उसको बेंथिक कहा जाता है। सेकेंड ईयर जो लिम्नेटिक जोन है उसको कंपनसेशन जोन भी कहा जाता है। और जो ये पॉइंट होता है ना वाला, मतलब जो सतह के पास जो एरिया होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। क्यों? क्योंकि जितने भी एनिमल्स है पानी के पास है, यहाँ से आके पानी पी सकते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं यहाँ पे उग सकते हैं, क्योंकि पानी भी मिल रही है, जगह भी मिल रही है और हवा भी मिल रही है। ओके, तो ये इस एरिया को इकोटोन कहते हैं, और यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है गाइस। ये लो, इसको हाईलाइट चमका दिया है, अब देखिए खुश रहिएगा, रोइएगा नहीं। और अब आते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का कहते कैसे सर्टिफिकेशन किया गया? पहले किया गया है सरफेस ज्वेलर्स, फिर वहां से डेवलप हो जाते हैं हर्ब्स, फिर अंडर शर्ब्स, शर्ब्स, और फिर ट्रीज। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन भी किया था, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। मेरे को कमेंट में बताओ किसने क्लासिफिकेशन दिया था। नहीं, ओके ओके। अब आते हैं सक्सेशन। सक्सेशन क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट कम्युनिटी ऑन अ बेरन एरिया। अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने स्ट्रेटिफिकेशंस को सक्सेशन से थोड़ा मिलाया, लेकिन ठीक है, अब मैं अलग समझा रहा हूँ। सक्सेशन जो उस टाइम पे बात कर रहा था वो चीज। सक्सेशन क्या है? एक कोई खाली एरिया है, ठीक है, खाली, उधर कुछ नहीं, तो वहां पे एक मतलब एक ऑर्गेनिजम्स का उग जाना, एक कम्युनिटी का उग जाना, उसको कहते हैं सक्सेशन, उसका डेवलपमेंट। ठीक है, बायोटेक कम्युनिटी होती है, कभी स्टेबल नहीं होती। क्यों? इनको कहते हैं ना, शेर के लिए, हर शेर के लिए सवा शेर होता है, वैसे सेम चीज। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रूल करेगी, कब तक करेगी? 1 साल, 2 साल, 6 साल, 1000 साल, उसके बाद कोई ना कोई आ जाएगा। जैसे जोरासिक एरा के अंदर डायनासोर्स रूल करते थे, लेकिन अब डायनासोर्स नहीं है ना, ह्यूमंस है। और उस टाइम पे जिम्नोस्पर्म्स रूल करते थे। एवोल्यूशन में पढ़ाऊंगा, बहुत इतना मजेदार चैप्टर है यार एवोल्यूशन, ऐसा कहोगे तुम वाह क्या बात है। ठीक है, तो वैसे जिम्नोस्पर्म्स रूल करते हैं, लेकिन आप कौन से एंजियोस्पर्म, तो वही बायोनेटिक जो कम्युनिटी होती है कभी स्टेबल नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे दो तरह की कम्युनिटीज हमें बताई जाती है, एक होती है प्योनियर और एक होती है क्लाइमेक्स। प्योनियर कम्युनिटी होती है जो सबसे पहले आती है, मतलब एक खाली एरिया पड़ा है, उसके ऊपर सबसे पहले आकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया, इनहेबिट कर दिया, तो प्योनियर कम्युनिटी, फर्स्ट कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी वो होती है जो मतलब पहले से रह रहे हैं, उनके ऊपर आके हमला किया और वो उनसे ज्यादा बेटर रह सकते हैं, लास्ट जो कम्युनिटी। तो फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास पर्टिकुलर एरिया है,
यहाँ पे सबसे पहले एक्स आके यहाँ पे कुछ इनका एक्स आके रहना शुरू कर दो, तो एक्स क्या पियोनियर कम्युनिटी। लेकिन फिर वाई कम्युनिटी आई, ये एक टाइम बाद ये थक गए, लेकिन ये इनसे ज्यादा हेल्दी थे, ज्यादा स्टेबल थे, और इनसे ज्यादा मतलब इनको रूल ओवर कर सकते, तो उन्होंने क्या किया, इनको पछाड़ दिया और अब ये रहने लग गए। तो वाई क्या हो गया, क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो गई। ठीक है, अब जो पियोनियर और क्लाइमेक्स के बीच की जो कम्युनिटी होती है, जो एरिया टाइम होता है, उसको सीरियल स्टेज कहा जाता है। ठीक है, ओके। दोबरे दोबरे यूक्रेनियन में दोबरे मतलब गुड, मतलब ओके, आदत है थोड़ी सी। तो Sere is what? Sere is entire sequence of community that successfully change in a given area. Like एक कम्युनिटी रह रही है, उसका जो सक्सेशन होता है फिर चेंज होता है, तो उसको सेरे कहा जाता है। लाइक हाइड्रोसेरे, हाइड्रोसेरे मतलब सक्सेशन इन वाटर। इसके बारे में हमें उन्होंने बताया भी है, कि इन्होंने हमारे आदरणीय एनसीईआरटी ऑफ 12th जो है उसने बताया भी है। देखो डायग्राम थोड़ा डिफरेंट लगेगा, लेकिन मैंने उसको अपने तरीके से सब बनाया ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। ठीक है, सबसे पहले पानी है, कुछ नहीं है, ठीक है। पहले फिर पियोनियर कम्युनिटी आती है, कौन सी, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे, सॉफ्ट मड डायटम्स या वॉल्वॉक्स, क्लोरोफाइसी, ये पियोनियर कम्युनिटी के अंदर आती है। एग्जांपल्स याद करना भी डायरेक्टली पूछा जाता है हाइड्रोक्सिलेट के ऊपर से एग्जांपल्स। एलन के मेजर्स माइनर्स में पूछा जाता है, आकाश के जो वाले आखिरी के पेपर्स होते हैं ना, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, उसमें पूछा जाता है। और ये एनसीईआरटी में दे रखा है, इसमें एक दो एग्जांपल ज्यादा होंगे, लेकिन हमारे फायदे के लिए ही है। ठीक है, और ये फाइटोप्लैंक्टन ऊपर देखो, ऊपर आने लगे, ये डॉट्स ऊपर है, यहाँ पे इसको ब्लैक से कर देते हैं, ब्लू ब्लू में क्या ही दिखेगा, ये ला, है ना। फिर क्या होता है, ये सबमर्ज होने लगता है, ऐसा नीचे उगने लगता है। तो इस स्टेज को कहते हैं रूटेड सबमर्ज स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, सेरोटोफाइलम, नाजास, जोस्टेरा, हाइड्रिला, ये वेलिस्नेरिया। अच्छा, ये ट्रिक्स हैं इनको याद करने की, ये मैं आखिरी में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं क्या। तीसरी स्टेज आती है रूटेड फ्री फ्लोटिंग सबमर्ज स्टेज, मतलब इसमें तो वो डूब गए थे समझ, लेकिन इसके अंदर ऊपर आने लगते हैं, देखिए जैसे ऐसा आ गया ना, ऐसे कर, ये सबमर्ज्ड भी है और कुछ फ्री फ्लोटिंग भी है। तो इसके अंदर एग्जांपल कौन से आते हैं, इकोर्निया, निम्फिया, पिस्टिया और निलुम्बलुम। ठीक है, चौथी स्टेज होती है रीड स्वाम, मतलब एम्फीबियन, आधे पानी के अंदर और आधे पानी के बाहर ही। ठीक है, इसके एग्जांपल्स होते हैं स्क्रिप्स, टाइफा और सेगिटेरिया और एजोला। फिर मार्शी मीडियो, मतलब ये दलदल सा बन जाता है, कीचड़ कीचड़ बाहर आने लगते हैं। अभी ये पानी सर के ऊपर से निकलने लगता है, मतलब पेड़ पानी के ऊपर से निकलने लगता है। इसके बाद जो छठी स्टेज आती है स्क्रब स्टेज, मतलब यहाँ पे श्रब्स, छोटे छोटे प्लांट्स उगने, ट्रीज थोड़े थोड़े उगने शुरू कर जाते हैं। आखिरी स्टेज होती है फॉरेस्ट, जहाँ पे सेलिक्स और ओक ट्री, ये इसके एग्जाम्पल। अब इनकी ट्रिक्स पढ़ लेते हैं। देखो, ये रूटेड सबमर्ज सेकंड स्टेज है, रूटेड वाली। इसके एग्जांपल क्या है, सेरिटोफाइलम, नाजास, जोस्टेरा, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया। इसका कैसे, सर ना, या आगे सर सर ना दाव पानी में, हाइड्रिला की तरह, वेलिस्नेरिया के साथ डूब कर। अब क्या मतलब इस ट्रिक का मतलब लॉजिक देखो, सर आ गया, ना जाओ, किसके साथ, हाइड्रिला की तरह, हाइड्रिला पानी के अंदर रहता है, हाइड्रिला की तरह किसके साथ, वेलिस्नेरिया के साथ डूब कर, क्योंकि रूटेड सबमर्ज है, डूबे हुए हैं पानी में। देखा, दूसरी ट्रिक रूटेड फ्री फ्लोटिंग सबमर्ज स्टेज, इसके अंदर कहते हैं इकोर्निया, निम्बुलुम, निम्फिया, पिस्टिया। तो नीला निम्फिया पिस गई फ्री में तीसरे नंबर पर, जैसे गेहूं पिस जाता है, ऐसे क्या हुआ, जो नीला निम्फिया था, ये नीला निम्फिया पिस गई, कैसे, फ्री में, कौन से नंबर पर, तीसरे नंबर पर। और क्या वो कौन सी, एक एक नीला निम्फिया पिस गई तीसरे नंबर पर फ्री में। देखो लॉजिक बन गया। चौथी स्टेज रीड स्वॉर्म एम्फीबियंस होते हैं, स्क्रिप्स, टाइफा, सेगिलारिस, एजोला। ऐसा, ऐसी नहीं, ऐसा मतलब थोड़ा एसएमएस नहीं लेंगे, ऐसी रेड टाई सजाकर फोर्थ फ्लोर के ऊपर आजा। हम थोड़े इस टाइम पे ऐसे होते हैं, आजा उजा, आजा नहीं, तो कैसी, ऐसी रेड टाई पहनकर फोर्थ फ्लोर के ऊपर आजा। देखो आ गई ट्रिक। देखो यार तुम लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, ये ट्रिक मैं जब पढ़ता था मेरे टीचर्स ने बताई थी, मैं इसका क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं लूंगा। ठीक है, ये मेरे टीचर्स के दी गई ट्रिक है जो मेरे को आज भी काम आ रही है, तो मैं आप लोगों को बस आगे कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को और फायदा हो। पांचवी स्टेज क्या है,
मार्शमैलो, इसके अंदर सेज तो कैरिक्स, कैरिक्स कैसे मर कर, कार आ गया मर आ गया, मर कर। आखिरी आती है स्क्रब स्टेज, इसमें वुडी श्रब्स टॉलरेट वाटर लॉगिंग्स वगैरह, मतलब दलदल थोड़ा पानी बंद होने लगता है। तो इसके एग्जांपल क्या होते हैं, लैंटर्न। तो लाल टर्न मिलेगी स्क्रब में, कहाँ मिलेगी, लाल टर्न मिलेगी स्क्रब में। और आखिरी स्टेज फॉरेस्ट स्टेज, सेलेक्स क्लाइमिक स्टेज, इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व फॉरेस्ट। ओके, कौन सा, सल फॉरेस्ट। ओके, या ये ट्रिक्स है, अगर आपको लगे याद करने याद कर सकते हो, वरना जैसे नॉर्मल कर सकते हो तो। अच्छा, ये एनसीईआरटी क्या खेलती है, देखो एनसीईआरटी का मैं आपको बताऊं, ये पेज थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं माफी चाहूंगा। मैं इधर लिख देता हूँ। एनसीईआरटी एक तो जीरो जीरो सेरे के बारे में बताती है और हाइड्रो सेरे के बारे में बोलती है शुरू में। जीरो सेरे, जिसको जीरो आर्च भी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, सक्सेशन ऑन ड्राई रीजन, सक्सेशन ऑन ड्राई रीजन। और लेकिन जब वो बताती है ना, मतलब नीचे समझाती है, तो वो लिथोसेरे के बारे में बताती है। और लिथोसेरो क्या होता है, सक्सेशन ऑन रॉक्स। ठीक है, जब उसने बोला है, समझाया है, तो भाई आप पढ़ लेते हैं। जीरो आर्च या जीरो सेर है, मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ये चीज मैं कह रहा था, ऊपर कह रहा था ना, एनसीईआरटी घुमा देती है, ये खेल करती है। भैया बता इसके बारे में रही हो बबुआ, और समझा इसका दिया कार्य, पता नहीं जी कौन सा नशा करते हैं। चलो, लिथोसेरे। लिथोसेरे में क्या होता है, पहले रॉक्स होती हैं, ठीक है, इनके ऊपर लाइकेंस लग जाते हैं, ये ऐसे, ठीक है, जो कि इनको ऊपर, मतलब ऑब्वियसली जब आप देखो कोई लाइकेंस वगैरह लग जाता है, उसकी थोड़ा थोड़ा डेसिकेशन होता रहता है, जो उसको संभालता है। उसके बाद क्या होता है, जो बारिश पड़ती है, एसिडिक रेन वगैरह वो, और कई बार क्या होता है, आपस में रॉक्स टकराते हैं, हवा चलती है, तो आपस में टकरा, तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मतलब टूटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, ये लाइकेंस इसके ऊपर सेट होने लगते हैं। फिर पानी आई, बारिश गिरी, तो इनको मॉइस्चर मिल गया, तो क्या करेंगे, थोड़े बढ़ जाएंगे, क्या बन जाएंगे, मॉसेस बन जाएंगे। मॉसेस से क्या बन जाएंगे, फिर हर्ब्स बन जाएंगे, श्रब्स बन जाएंगे, फिर ट्रीज, फॉरेस्ट, ऐसे करके। देखा होगा आपने, जब से जैसे कोई काई, जैसे छतों पे क्या होता है, कई बार बारिश के, मेरे को नहीं पता आप लोगों के घर में, लेकिन मेरे घर में मतलब हरी हरी सी, जब बारिश ज्यादा पड़ती है ना, तो हरी हरी चीजें हो जाती है, मतलब जमीन ना थोड़ी हरी हरी सी हो जाती है ऐसे। अगर ईंटों वाला घर है यार, टाइलों वाला नहीं, मतलब ईंटों वाला, मतलब अगर छत पे ईंटें हैं, टाइल्स नहीं है, तो थोड़ी ग्रीन ग्रीन हो जाती है, जिसको लोग कहते हैं काई जम गई, हरी हरी कलर की। अगर आप उसको ना करो ना, उसके ऊपर हल्की हल्की ग्रासेस उगने लगते हैं, और फिर वहीं से ऐसे करके प्लांट्स निकल जाते हैं, तो वो चीज बताई गई है। ठीक है, ओके गाइस, अब हम आते हैं इंटरेक्शन पे। इंटर स्पेसिफिक इंटर स्पीशीज इंटरेक्शन, आई एम सॉरी। मतलब देखो, हमारे पास काफी तरीके के होते हैं, कुछ आपस में खेलते कूदते हैं, कुछ आपस में लड़ते हैं, कुछ का ऐसा होता है ऑर्गेनिजम्स का कि कुछ कर रहा है लेकिन दूसरे का पता ही नहीं चल रहा, नुकसान ही नहीं है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन कुछ में फर्क पड़ता है, ठीक है, कुछ में फर्क पड़ता है। तो क्या फर्क पड़ता है, हम थोड़ा पढ़ते हैं। देखो, पहला आता है म्यूचुअलिज्म। पहला आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या होता है, प्लस प्लस, मतलब दोनों को फायदा हो रहा है। और ये एक ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म होता है, मतलब अगर एक एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ना हो, तो दूसरा ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए इसको को एवोल्यूशन, साथ में बढ़ना, मतलब साथ लेके चलते हैं भाई एक दूसरे के साथ। जैसा हमारा होता है ना, ये समझ लो ऐसा, ये ए बी, देखो मैं इसको थोड़ा वैसा बताता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये आ गया ए, और ये हमारा दूसरा ऑर्गेनिज्म आ गया बी। अब देखो, ए के अगर हम ए वाली डंडी हटा दें, तो ना ए रहेगा ना बी रहेगा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, तो ए भी है और बी भी। ऐसी रिलेट दोस्ती होती है, या तो रहेंगे तो साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे तो साथ भी नहीं रहेंगे, मतलब साथ नहीं रहेंगे तो रहेंगे भी नहीं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल, टर्माइट्स एंड फ्लैजेला। टर्माइट्स मतलब दीमक, फ्लैजेटिन या ट्राइकोनिम्फा क्या होता है, जैसे दीमक होती है ना, फॉर एग्जाम्पल हम एक दीमक बनाते हैं, ये दीमक के गट्स में लगे होते हैं। जब दीमक वो खाती है, वुड वगैरह खा लेती है, तो सेल्यूलोज होता है, तो ये उसको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में दीमक की मदद करता है। इसके बदले दीमक इनको खाना दे देती है। तो अगर ये ना हो, तो दीमक को तो गला फंस जाएगा, वो
खलास। ठीक है। दूसरा आता है यूका प्लांट्स या फ्लावर्स। ये आपने एनसीईआरटी में, अपनी एनसीईआरटी बहुत तगड़ी करके बोलती है यूका प्लांट्स के बाद। मतलब यूका प्लांट जो फ्लावर्स होते हैं और जो इंसेक्ट्स होते हैं एक दूसरे को पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ये वाला इंसेक्ट इसकी ये रहा, ये इंसेक्ट क्या करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। अगर ये जाए इसके ऊपर, फूल के ऊपर ना बैठे तो ये उसके जो पॉलन ग्रेन्स इंसेक्ट के ऊपर नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, आगे नहीं रिप्रोड्यूस कर पाएगा, मतलब ये इसकी जिंदगी खलास। वहीं पे ये करा, दूसरे के ऊपर बैठा, ठीक है, तो इसकी प्रोजनी भी आगे बढ़ी। ये चीज आती है ना। तीसरा आता है लाइकेंस। लाइकेंस किसके साथ करते हैं भैया, एल्गे, फंगाई। आकी ना, अरे बबुआ का आकी ना, हम बताए थे यार, का बात कर रहा था भाई। ठीक है। उसके बाद इसके बारे में ना एनसीईआरटी खुला खुला कहते हैं, मतलब फिग ट्री और वास्प क्या करते हैं। फिग ट्री मतलब वास्प उड़कर जाता है, इसकी पॉलिनेशन में हेल्प करता है। वास्प अंदर जाता है, इसके ऊपर पॉलन ग्रेन, जैसे ये एक फिग ट्री है, ये वास्प गया इधर लग गया, ठीक है। फिग ट्री का कहता है तुम मेरे जो सीड्स हैं वो खा लो, वास्प। वास्प कहता है ठीक है, लेकिन फिग ट्री कहता है मुझे एक चीज चाहिए, मैं तुम्हें खाना दे रहा हूँ, तुम जो मेरे पॉलन ग्रेन्स हैं इसको दूसरी जगह जाके पॉलिनेट कर दो। तो वास्प आता है, फिग ट्री ने उसको खाना दिया, ठीक है। जब खाना दे दिया, वॉस्प रुके चढ़ेगा, वॉस्प अपने साथ क्या करा, उसके पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे लगा के ले गया। अब जब वो दूसरे पेड़ के फैक्ट्री के पास गया, फैक्ट्री ने कहा हम तुम्हें खाना देंगे लेकिन तुम दूसरे पॉलन ग्रेन्स लाए हो। तो वो ऐसे करके फैक्ट्री का क्या होता है, उसकी प्रोजनी आगे बढ़ती है, रिप्रोडक्शन होता है और वॉस्प को फूड मिल जाता है। अगर फैक्ट्री ना हो, वॉस्प को फूड ना मिले या वॉस्प ना हो तो फैक्ट्री आगे बढ़ ना पाए। बीज और ऑर्चिड, ऑर्चिड फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। बीज और ऑर्चिड में यही होता है। सूडो कॉपुलेट्स, एक नाम का वर्ड तुमको सुनने में मिलेगा यहाँ पे, सूडो कॉपुलेट्स। इसके अंदर क्या होता है, ये ऑर्चिड जो होता है मतलब ऐसे ब्राइट कलर का होता है कि बी को लगता है ये उसका मतलब दूसरा एक, और मतलब उसी की तरह का दूसरा भी है। इसको हम कहते हैं मतलब सेक्सुअल डिसीट। मतलब वो ऐसे दिखाता है कि हाँ वो एक फीमेल फ्लावर है, ठीक है। मेल फ्लावर, मेल जो बीज होता है ऑर्चिड का फ्लावर ऐसा लगता है उसको, इतना ब्राइट कलर का, कलरफुल, उसको लगता है फीमेल भी है वो कहीं और से उड़ के एक ऑर्चिड से उड़ से दूसरे ऑर्चिड में गया, उसको वहां पे जाता है, वहां पे कोइटस होता है। लेकिन उसी बहाने जब वो उसी पे एक ऑर्चिड से दूसरे ऑर्चिड पे जाता है तो ऑर्चिड का क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है, और जो बी की होती है वो सेक्सुअल डिजायर उसकी पूरी हो जाती है, ठीक है। ये रहता है। उसके बाद आता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म में क्या होता है, प्लस और जीरो। प्लस और जीरो मतलब एक को फायदा और दूसरे को ना नुकसान है ना फायदा, मतलब इट इज लाइक उसको कोई घंटा फर्क ही नहीं है बाबा, तुम आओ बैठो, तुम हो गए ठीक है, नहीं हो गए तब भी कोई गम नहीं। एग्जाम्पल लिनियास या एफिफाइटिस। इसमें क्या होता है, ये एक तरीके की बेलें होती हैं, ठीक है, पैरासाइटिक बेल है, ये पेड़ है, ये बेल इसके आप ऊपर आके लग गए। जो एक बेल होगी ना वो पेड़ के ऊपर आके लग जाती है, उसका सहारा लेती है, उसको बढ़ती है, उसके ऊपर बढ़ने लगती है। लेकिन इससे जो पेड़ है इसको ना कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है, तो इसलिए प्लस जीरो। सेम विद एफिफाइट्स, ऑर्चिड्स, हैंगिंग मॉसेस, ये दूसरे के ऊपर उग जाते हैं, उनके सहारे से उनके ऊपर सहारे से बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो नुकसान नहीं देते। अच्छा, कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, लाइक क्लाउन फिश, बार्निकल्स, कैटल, एग्रेट बर्ड। ये तीनों के तीनों एनसीईआरटी खुल्लम खुल्ला बोलती है कि बबुआ हम बता रहे हैं, पूछ लेंगे तुमसे, बता रहे हैं। तो क्लाउन फिश के साथ क्या, सी एनएमओ, बार्निकल्स, वेल्स, लाइक कैटल, ये हमारी कैटल है। आई एम सॉरी अगर मैं किसी को ऑफेंड कर रहा हूँ ड्राइंग से, तो ये कैटल आई, इसकी नोजी पे आके बैठ गई, ये इसके बम पे आके बैठ गई, जो इसकी डर्ट हुई वो खा ली, इधर से नोजी इसकी साफ कर दी। तो इससे क्या होता है, ये इसके ऊपर डिपेंड हो जाती है। अगर ये बाई चांस ना हो, ठीक है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैटल को क्या ही दिक्कत, तुम आओ नहीं आओ हम तो खुद भी कर लेंगे, तुम आ जाओगे तुम्हारा ही फायदा। सेम विद वेल्स। वेल्स क्या करती है, वेल्स इतनी बड़ी होती हैं, बार्निकल्स आर वेरी स्मॉल फिशेज, ओके। तो जब वेल्स जा रही होती हैं ऑब्वियसली खाएंगी, वो जब खाते हैं तो छोटे 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 जो मीट के टुकड़े होते हैं
पीसीज होते हैं वो रहते हैं, तो जो छोटी छोटी बार्निकल्स होती हैं वो उनको खा लेती हैं। वेल्स, इतनी बड़ी वेल छोटी छोटी टुकड़े मतलब बार्निकल्स को थोड़ी खाएगी, तो अगर वेल ना हो तो बार्निकल को कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही ये डिपेंडेंट होते हैं। ओके, फिर आता है प्रोटो कॉपरेशन। इट इज लाइक दोनों को फायदा है, दोनों दोस्त हैं, लेकिन अगर एक नहीं है तो दूसरे को कोई दिक्कत भी नहीं है। इट इज नॉट ए बी, मतलब ये भाई साहब ऐसे नहीं है, ये ऐसे हैं। अगर दोनों साथ हैं तो बढ़िया है, अगर ना है तो मतलब जरूरी नहीं है, ओकेजनली ऑप्शनल होता है। लाइक क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल कई बार क्रोकोडाइल जब खाता है तो उसके दांतों में अटक जाता है खाना, तो बर्ड्स क्या करती हैं जब वो गर्मी सेकने बाहर होते हैं तो मुंह खोल के बैठते हैं, बर्ड्स आती हैं उनके दांत साफ होने लग जाते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस वो क्रोकोडाइल ना करे तो ऐसा थोड़ी उनके दांत खराब हो जाएंगे, है ना, और ना बर्ड्स को कोई नुकसान होगा, बर्ड कहीं और जग जाएगी, तो दोनों को फायदा होगा। क्रोकोडाइल के दांत साफ हो रहे हैं, बर्ड्स को खाना मिले, लेकिन नहीं होगा। सेम चीज विद राइनोसरस और टेक बर्ड्स, ये उनके ऊपर आके इनकी नोजी हेड्स पे से जो जुएं वगैरह होती हैं ऊपर से बॉडी पे से वो खा लेती हैं। अगर ना हो तब भी राइनोसरस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम विद द हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमो। सी एनिमो हर्मिट क्रैब के ऊपर लग जाता है, जैसे जैसे क्रैब मूव करता है सी एनिमो भी मूव करता है। अगर ये ना हो तो कोई नहीं, एक जगह भी खुश है, ये तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज आती है, स्कैवेंजिंग और हेलोटिज्म। स्कैवेंजिंग और इनमें फर्क क्या होता है? स्कैवेंजिंग इज आप एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी पे मतलब खा रहा है, और वही हेलोटिज्म होता है मतलब जहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक रिलेशनशिप है, लेकिन एक मास्टर है और दूसरा स्लेव है, लाइक लाइसेंस। ओके, फिर आता है नेगेटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव इंटरेक्शन मतलब नुकसान, बाबा रे बाबा नुकसान। एक्सप्लॉयटेशन, सबसे पहली चीज एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को हार्म करती है, डायरेक्टली करे इनडायरेक्टली करे, लेकिन करती है हार्म। सबसे पहले इसके अंदर आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म मतलब एक को फायदा और एक को नुकसान। इसके अंदर पैरासाइट्स आते हैं। पैरासाइट्स क्या करते हैं? वो नरिशमेंट लेते हैं अपने होस्ट से, उसके ऊपर रहते हैं, उसके अंदर रहते हैं, लेकिन उसको किल नहीं करते कभी भी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, ध्यान रखो, पैरासाइट कभी भी अपने होस्ट को किल नहीं करता। वो अलग बात है, वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देता है, उसकी बॉडी को इनरली वीक कर देता है, इम्यून सिस्टम कम कर देता है कि दूसरी चीजों से पैरासाइट मतलब उस होस्ट की मौत हो जाती है, लेकिन पैरासाइट कभी भी होस्ट को किल मारता नहीं है। Majority of parasites harm the host. They may reduce the survival, growth, or reproduction of the host, but and reduce its popularity density, but they never kill the host. ठीक है, अब जैसे जैसे बढ़ रहे हैं एवोल्यूशन हो रहा है, तो इन अकॉर्डेंस टू विद देयर लाइफस्टाइल पैरासाइट्स इवॉल्व, स्पेशली एडेप्टेशन सच एज लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स, presence of adhesive organs or suckers to clinch on the host, loss of digestive system and highly reproductive capacity. ये पूछा जाता है what are the like special evolved adaptation for the parasites, तो आपको ये सारी याद रखनी है। पैरासाइट्स होते कितने तरीके के हैं साहिब? पैरासाइट्स इतने तरीके के होते हैं, मतलब कितने तरीके के होते हैं ये? एक दो छह तरीके के। कौन कौन से? एक्टो, एंडो, हाइपो पैरासिटिज्म होता है, ब्रॉड पैरासिटिज्म होता है, हेलो पैरासिटिज्म होता है, और हर्मोफ्राइट पैरासिटिज्म होता है। एंडो, एक्टो मतलब ऑन द बॉडी, एंडो मतलब इन द बॉडी, ऑन इन। अगर मेरी जैसे जुएं हैं सर में, मेरे सुर में जुएं नहीं है लेकिन मैं एक बता रहा हूँ, तो वो सर के ऊपर रह रही है, तो एक्टो। एंडो मतलब अंदर, लाइक आप टेप फॉर्म एक एंडोपैरासाइट है, क्यों? वो बॉडी के स्टमक के अंदर बैठ जाता है। ठीक है, तो लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट आर ऑफ्टन कॉम्प्लेक्स। एनसीईआरटी की डायरेक्टली लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे मैंने डायरेक्टली छाप दी है। Involving one or two intermediate host or vectors complete in the life cycle, like human liver fluke क्या करता है? Depends on two intermediate hosts, snail and fish, to complete its life cycle. उसके बाद हमारे पास कुछ पैरासिटिज्म की बातें आती हैं, लाइक हाइपर पैरासिटिज्म मतलब पैरासाइट लिविंग ऑन अनदर पैरासाइट, लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज ऑन बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस, ऑलवेज रिमेंबर, बैक्टीरिया से कंफ्यूज नहीं होने का। ब्रूड पैरासिटिज्म मतलब पैरासिटिज्म इन विच पैरासाइटिक बर्ड्स लाइक कुकू lays at its egg in the nest of the host crow and let the host incubate them. कोयल कितनी प्यारी, कितनी कोमल आवाज होती है, लेकिन उसकी हरकतें नेक नहीं है। वो कौओं के घोंसलों में अपने अंडे देकर आती है, मतलब इतनी आलसी है
कि अपने अंडे कौवे के घोंसले में देकर आती है, ठीक है, कौवे और उनके अंडे फेंक देती है। तो कौवे को क्या लगता है वो अंडे वाइट, उनको क्या पता, तो जो कौवे होते हैं वो उन्हीं अंडे को इंक्यूबेट करना शुरू कर देते हैं। दिस इज ब्रॉड पैरासिटिज्म। ओके, हेलो पैरासिटिज्म, पैरासाइट। हेलो पैरासाइट मतलब पैरासाइट विच आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट फॉर देयर रिक्वायरमेंट। और तीसरा आखिरी आता है हेमी पैरासाइट, पैरासाइट विच आर पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट, मतलब पूरे नहीं लेकिन अच्छा एक और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ। आर्कीथोबियम ये सबसे स्मॉलेस्ट पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म होता है। दूसरा जो फीमेल एनेसोफिलिस मॉस्किटो होती है पैरासाइट कंसिडर्ड नहीं होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पूरी लाइफ मतलब लाइफ टाइम नहीं रहती, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रहती है, इसलिए। तीसरी चीज जो फीटस मदर के अंदर होता है वो पैरासाइट नहीं है, क्योंकि वो कहीं से भी मदर को हार्म नहीं करता है, ठीक है। तो कई बार सोचते नहीं यार मदर के अंदर जो फीटस होता है वो भी पैरासाइट होता है, भैया बी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक सोच रखो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रीडेशन मतलब किल करना, शिकार करना, इसके बारे में पढ़ते व्हेन वी, ये सारी एनसीईआरटीज लाइन है। व्हेन वी थिंक ऑफ प्रेडेटर अ प्रे मोस्ट प्रोबेबली मतलब टाइगर वगैरह याद आते हैं, लेकिन ऐसी जरूरी नहीं है। हर्बीवोर्स भी प्रेडेटर होते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब वो इतने इंपॉर्टेंट रोल नहीं करते, लेकिन वो प्लांट्स को प्रे करते हैं, उनको मारते हैं, ठीक है। अगर वो एक जगह हर्बीवोर्स ज्यादा ना हो तो प्लांट्स को दिक्कत हो सकती है। देख की प्रे पॉपुलेशन इन एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर्स, प्रेस मतलब अगर प्रेडेटर्स ना हो तो जो प्रे स्पीशीज है वो बढ़ने लगेगी, वही अगर लैंड ना हो तो हर्बीवोर्स कितने ज़्यादा बन जाएंगे, सेम चीज़, ठीक है। फिर इन्होंने एक चीज़ बताई कि प्रिकी पियर कैक्टस क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, क्यों? क्योंकि हेवोइक मतलब तबाही मच गई थी, किस वजह से, हेक्टर्स ऑफ मतलब ग्रासलैंड्स में बहुत लंबे लंबे मतलब जंगली घास उगने लग गई है, जिसकी वजह से जो ये इन्वेसिव कैक्टस है ये उगाया गया और इसने बाकी को प्रेडेटर्स को खत्म कर दिया। प्रेडेटर्स क्या करते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, मतलब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दो दो हिरण है, फॉर एग्जांपल दो हिरण है, ये आपस में लड़ रहे हैं, लायन आ गया, उसने इसको खा लिया, कंपटीशन कम, ये अब खुश खुश है। तो प्रेडेटर्स कंपटीशन भी कम करते हैं। इन रॉकी इनहेरिटेड कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन, एक और केस स्टडी, starfish pH is an important predator in a field experiment. When all starfish were removed from an enclosed interdial area, more than 10 species of invertebrates became extinct within a year because of interspecific competition। मतलब इन्होंने प्रेडेटर को हटा दिया तो उन जो प्रेस थे, जो शिकार थे, उन्होंने आपस में लड़के एक दूसरे को खत्म कर दिया, वो भी एक साल में 10 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। तो इसलिए प्रेडेटर की इंपॉर्टेंस है। दूसरा, इफ प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट और एवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे देन इट मे माइट बी एक्सटेंड। इसलिए प्रेडेटर को चालाक क्यों कहते हैं, प्रूडेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर वो ज्यादा मारेगा, एक्सप्लॉइट करेगा तो एकदम से प्रे भी खत्म हो जाएगा, उसका खाना खत्म। तो ऐसा नहीं करता। अब अडेप्टेशंस क्या कर लिए ताकि लोग अब शिकार ना हो, जैसे मोनार्च बटरफ्लाई, ये जब कैटरपिलर होती है तो ये एक ऐसे प्लांट को फीड करती है जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही बेकार हो जाता है, ठीक है, और पॉइजनस भी हो जाता है, जिसकी वजह से अगर कैटल्स वगैरह इसको खा लें तो उनको मौत भी हो सकती है। देखो, प्रेज ने क्या करा, शिकारियों ने अपने आप को बचाने के लिए कुछ अडेप्टेशंस कर लिए। क्या अडेप्टेशंस करी, जैसे मोनास बटरफ्लाई, जब ये कैटरपिलर होती है इसने पॉइजनस वीड्स खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही खराब हो जाता है। जब टेस्ट खराब तो कोई कौन क्यों ही खाएगा। तो ये दूसरा अडेप्टेशन, लाइक हर्बीवोर्स भी प्रेडेटर्स होते हैं क्योंकि ग्रासेस को खाते हैं, इसकी वजह से द प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर सीवियर ऑफ प्लांट बिकॉज अनलाइक एनिमल्स दे भाग नहीं सकते, तो क्या करते हैं वो थॉर्न्स लाइक कैक्टस क्या करते हैं अपने ऊपर कांटे
उगा लेते हैं ताकि अगर कोई खाए तो उसके मुंह में जब वो नहीं खाएगा। ये दूसरे क्या करते हैं, वो केमिकल स्टोर करना शुरू कर देते हैं, लाइक वीट कैलेट्रोपिस। वो क्या करती है, इतने खतरनाक पॉइजनस केमिकल्स होते हैं उसके अंदर जिसकी वजह से गोट्स या कैटल्स को मतलब कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स भी हो सकते हैं। इस वजह से आप कभी भी कैटल्स या गोट्स गोट्स को उनके आसपास खाते हुए नहीं देखोगे। फिर आता है एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म, इट इज एन इंटरेक्शन ऑफ वन स्पीशीज इनहिबिटेड बाय द टॉक्सिक सिक्रेशन ऑफ अदर। मतलब नुकसान है, फायदा किसी को ही नहीं है। एक को कुछ भी नहीं है और दूसरे को नुकसान है। अगर कोई उसके ऊपर अटैक करता है तो उसको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। दूसरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ये ठीक है। कंपटीशन, दोनों को नुकसान हो रहा है। कैसे? इन जनरल, इसके अंदर 4 केस स्टडीज एनसीईआरटी बोलती है, लाइक इन जनरली बिलीव दैट कंपटीशन अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज compete फॉर सेम रिसोर्सेज। लाइक खाना चाहिए फॉर कुछ एक पर्टिकुलर मंथ्स आते हैं जब दो मेल फीमेल्स के लिए लड़ते हैं। मतलब आप कंपटीशन तभी होता है जब आप किसी चीज के लिए लड़ते हो। वही चीज ये बताता है। फर्स्टली, टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज could also compete for the same resources. For example, इन्होंने बताया, फॉर एग्जाम्पल इन इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स, फ्लैमिंगोज एंड रेजिडेंट फिशेस compete फॉर their कॉमन फूड लाइक जू प्लैंक्टन। मतलब फिशेस और फ्लैमिंगोज लड़ते हैं किसके लिए? जू प्लैंक्टन कि कौन खाए। अगर कोई ज्यादा खा ले, खाना दूसरे को नहीं मिलेगा, उसके लिए नुकसान। दूसरा, रिसोर्सेज नीड टू बी लिमिटिंग फॉर कॉम्पिटिशन्स। अगर लिमिटिंग होगा तभी तो आप बहुत सारा खाने तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लिमिटेड है तो इसलिए उन आपस में लड़ते हैं। अच्छा, कुछ क्या करते हैं मतलब एक, अच्छा ये आगे आएगा रिसोर्स पार्टीशनिंग में बताता हूँ, ठीक है। therefore competition is best defined as a process in which fitness of one species, मतलब एक की फिटनेस दूसरे पर भारी पड़ जाती है। इट इज insignificantly लोअर इन प्रेजेंस ऑफ another species, लाइक जो ज्यादा फिट होगी वो ज्यादा खा पाएगी, लड़ पाएगी, ताकत होगी। और जो कम होगी भैया उसका तो भगवान भरोसे। ठीक है। एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया गया था गॉस के द्वारा। गॉस एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट डिड व्हेन रिसोर्स आर लिमिटेड द कंपटीशन सुपीरियर स्पीशीज विल इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर स्पीशीज। जो ताकतवर है दूसरों को हटा देगा। सेम चीज हुई एल्बेंगो टोटोइज इन गैलापागोस आइलैंड्स became extinct when decades after the goats were introduced। like उन्होंने क्या करा, टोटोइज घास वगैरह खाएंगे, गोट्स को उन्होंने उधर डाल दिया। गोट्स चर 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 करके वो सारी घास खा गई, जिसकी वजह से टोटोइज एक्सटिंक्ट ही हो गए। जब खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो भाई खाएगा क्या? भाग ही जाएगा या मर जाएगा। उसके बाद तीसरा, कॉनोल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने स्कॉटलैंड के अंदर रॉकी सी कोस्ट के बाद सुपीरियर बार्नेकल्स बेलुनस को डोमिनेट करते हुए देखा, किसके ऊपर? स्मॉलर बार्नेकल्स के ऊपर, जिसकी वजह से जो एक दोनों एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट नहीं कर पा रही थी। जैसे सुपीरियर स्मॉलर वाले जो थे कम हुए, सुपीरियर ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और फिर वो उनको रूल करने लगे। मतलब वो अपना रूल करने लगे, वो एक्सटिंक्ट। कॉम्पिटिटिव इन्फीरियर वन विल बी एलिमिनेट इवेंचुअली, खत्म हो जाएगा, जिसमें ट्रू इफ रिसोर्स आर लिमिटिंग। अगर रिसोर्स लिमिटेड है ऑब्वियसली तब, अगर नहीं है तो फिर किसी को क्या ही टेंशन, क्यों ही लड़ना। अच्छा, कुछ समझदार होते हैं, बहुत ज्यादा समझदार, वो क्या करते हैं देखिए, हम बताते हैं वो क्या करते हैं। उन्होंने क्या किया, लाइक मैक आर्थर शोड दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वॉबलर लिविंग ऑन अ सेम ट्री वर एबल टू अवॉइड कंपटीशन एंड को एग्जिस्ट। मतलब ये दोस्ती, उन्होंने कहा हम 2 दाने खाएंगे, आप 2 दाने खाइए, ना इससे ज्यादा ना हो, और हम बारी बारी खाएंगे। सुबह के टाइम पे हम आएंगे, हम खाएंगे 2 दाने, आप चले जाएंगे। शाम में आप आइए, आप 2 दाने खाइए, चले जाइए। हम रात में आएंगे, फिर आप सुबह में आइए। ऐसे करके बारी बारी में आएंगे। तो अवॉइड कंपटीशन बिहेवियर डिफरेंस ड्यू टू फॉरेनिंग एक्टिविटीज, मतलब चरने का तरीका। अनदर एविडेंस ऑफ ऑकरेंस ऑफ द कंपटीशन इन नेचर कम्स फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज। A species whose distribution is restricted to a small geographical area because the presence of competitive superior species is found to expand its distributional range when competition species is experimentally removed। मतलब दूसरी स्पीशीज को एक्सपेरिमेंटली हटा दिया गया तो ऑब्वियसली रिसोर्स उसके लिए ज्यादा हो गया। सुपीरियर स्पीशीज कॉम्पिट मतलब वहां पे अपने आप को एक्सपेंड कर लेगी, और जो इंफीरियर वाली है वो, मतलब जो इंफीरियर वाली वो वहीं पे रहेगी, सुपीरियर वाली को कहीं और भेज दे, क्योंकि जब सुपीरियर तो कहीं और भी अपना ठिकाना ढूंढ सकते हैं। हमारा ये खत्म। अब आते हैं इकोसिस्टम पे। देखो हमने क्या क्या कर लिया, हम इकोसिस्टम आज के आखिरी टॉपिक पे आ गए।
ये रहा इकोसिस्टम बा। अरे पहला पेज है का? हाँ भैया जी पहला पेज है। हम कम्युनिटी खत्म कर लिए, अब इकोसिस्टम पे आ गए हैं। आखिरी टॉपिक, सो गाइस बी रेडी। आखिरी टॉपिक है, बिल्कुल एनर्जी के साथ पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। इकोसिस्टम, ये किसने कहा था? एजिन टेंसले ने इन्होंने इसको नाम दिया था। इकोसिस्टम दो तरीके के, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड ट्रीज, डेजर्ट्स। एक्वेटिक सिस्टम्स हमारे पास दो तरीके होते हैं, लेंटिक और लॉटिक। लेंटिक मतलब जहाँ पे रुका हुआ पानी, स्टैगर्ड। और लोटिक मतलब जहाँ पे पानी रुका हुआ नहीं है, ठीक है? आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड लाइक गार्डन्स, क्रॉपलैंड्स, ये सारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स होते हैं। अच्छा, इको जो कंपोनेंट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम दो तरीके के होते हैं। ये तो हमने पढ़ा नेचुरल और आर्टिफिशियल। और कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के होते हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक ऑब्वियसली लिविंग, एबायोटिक नॉन लिविंग, लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों ही है भैया। बायोटिक के अंदर क्या आता है? प्रोड्यूसर्स आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं, मैक्रो कंज्यूमर्स, माइक्रो कंज्यूमर्स। फिर इन मैक्रो के अंदर आता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टॉप कंज्यूमर, ठीक है? वहीं पे एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं वाटर, लाइट, टेम्परेचर, सॉलिड एयर। ये हम कल पढ़ेंगे, आज खाली यहाँ तक पढ़ना भैया, यहाँ तक, ठीक है? अब मैं तुमको एक थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं जो खाना बनाते हैं, लाइक प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर प्लांट्स। कंज्यूमर्स जो प्लांट्स को खाते हैं, लाइक हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स। हम कंज्यूमर्स हो गए कि हम किसी और पे डिपेंडेंट है, प्रोड्यूस प्लांट कर रहा है खुद। कंज्यूमर्स आते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स। माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं डीकम्पोजर्स जो होते हैं, या सेप्रोफाइटिक कंज्यूमर्स होते हैं। अच्छा, डीकम्पोजर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, सिग्निफिकेंट रोल किसमें? मिनरल साइकिल में। वो फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, इन सबको रिसाइकिल करते हैं, ठीक है? डेड और डिकेइंग जो होते हैं उनको खत्म करते हैं बैक्टीरिया लगा के, मतलब उनको बैक्टीरिया जो होता है या डिकम्पोजर्स जो होते हैं उनको खाते हैं, उनको खत्म करते हैं। उनके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में भेजते हैं। सॉइल से क्या होता है? प्लांट्स उन न्यूट्रिएंट्स को रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर हम उन न्यूट्रिएंट्स को, प्लांट्स को हम खाते हैं तो हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, ठीक है? तो ये होता है। तो प्राइमरी जो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पहले डाइजेस्ट करते हैं, फिर इंजेक्ट करते हैं, ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है? सेप्रोफाइटिक क्योंकि वो मरे हुए को खा रहे हैं। इम्पोर्टेंट करते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, मैंने आपको बता दिया, बस, ठीक है? और मैक्रो कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स या टॉप कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं हर्बीवोर्स जो प्लांट्स को खा रहे हैं, ठीक है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जो हर्बीवोर्स को खा रहे हैं लाइक फॉक्स। और टॉप कंज्यूमर्स में लाइक लायन जो सबको खा जाता है, ठीक है? अच्छा, कुछ जैसे अब मैं बताता हूँ, लाइक जो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ये की एनिमल्स होते हैं, की इंडस्ट्री एनिमल्स होते हैं, ठीक है? लाइक जो कैटल है, कैटल्स लाइक बफेलोज, काउस, ये की इंडस्ट्रियल एनिमल्स क्यों? क्योंकि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? ऐसे ही हम हनी बी को कह सकते हैं। और सेकेंडरी एनिमल्स मैंने आपको बता दिया, और टॉप एंड बस ये, ठीक है? और इसके बाद एक ये देख लेते हैं, एक ये मैंने मतलब लिखी है कि जैसे प्लांट्स, फॉर एग्जांपल देने के लिए, प्लांट्स, रैबिट्स, फॉक्स एंड लायंस। प्लांट्स क्या? प्राइमरी कंज्यूमर्स। रैबिट्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, सॉरी, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स। या हर्बीवोर्स का जो है सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हो कि अगर यहाँ पे काऊ हुई तो वो मिल्क प्रोड्यूस करेगी, इसलिए कि इंडस्ट्री एनिमल्स। फॉक्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स क्योंकि कंज्यूम कर रहा है। ये टर्शरी कंज्यूमर्स या फिर टॉप कार्निवोरस, लायन जो सब कुछ खा जाता है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये सब कुछ खाता है, ठीक है? बहुत अच्छे। फिर आता है फूड चेन। लाइक फूड चेन, सबसे पहली चीज बताता हूँ, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये हमने एक समझने के लिए कॉन्सेप्ट बनाया है। तो फूड चेन के अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स हमने सोचा है, हाइपोथेटिकली उसको बनाया है। फूड चेन कितने तरीके की होती हैं? 3। ग्रेजिंग फूड चेन, पैरासाइटिक फूड चेन और डाइट्राइटिस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर क्या आता है? ये प्रोड्यूसर से शुरू करते हैं और छोटे से बड़े जानवर की तरफ जाते हैं, लाइक एक्वेटिक इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर्स फ्लाइकोप्लैंक्टन्स, ठीक है? ये टर्शरी,
T1 प्रोड्यूसर्स होते हैं जिसको फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। फिर आता है जू प्लैंक्टन्स जो कि फर्स्ट कंज्यूमर है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल्स। फिर स्मॉल फिशेज, सेकंड कंज्यूमर्स, थर्ड ट्रॉपिक लेवल लार्ज फिशेज। देखो जू प्लैंक्टन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जू प्लैंक फाइकोप्लैंक्टन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जू प्लैंक्टन्स उनसे बड़े, स्मॉल फिशेज उनसे बड़े और लार्ज फिशेज सबसे बड़ी। ऐसी ग्रासलैंड आता है, ग्रासलैंड के अंदर क्या था, प्रोड्यूसर्स प्लांट्स, ग्रास से छोटी होती है, उनसे बड़े रैबिट्स होते हैं, फिर फॉक्स और लायंस ऑब्वियसली सबसे बड़ा। तो फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, सेकंड ट्रॉपिकल लेवल, थर्ड ट्रॉपिकल लेवल, फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल्स। ओके। फिर आता है पैरासाइटिक, इसमें क्या होता है, ये भी प्रोड्यूसर से शुरू होता है लेकिन ये बड़े से छोटे पे जाता है। लाइक ट्रीज इज प्रोड्यूसर, राइट, बड़ा है, बर्ड्स उससे छोटी होती है, और फिर ये सबसे छोटी होती है, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया और ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ये ट्री इकोसिस्टम भी कहा जाता है, ये जो सीरीज है। जब इकोसिस्टम अभी पढ़ेंगे ना आगे, मतलब थोड़ा पिरामिड्स वगैरह, तब आपको चमकेगा। ओके। और देखो अबव चेन आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सोलर रेडिएशन है। देखो जो डायरेक्टली ये सनलाइट के थ्रू जा रहा है, बहुत एनर्जी, तो जो ट्री इकोसिस्टम वाली होती है इसके अंदर एनर्जी फ्लो काफ़ी रैपिड और अच्छा होता है वही 10% है। अभी लिंडमैन सब की, लिंडमैन चाचा की बात करेंगे, लिंडमैन चाचा है हमारे, उनकी बात करेंगे हम। तो डिट्राइटस फूड चेन ये थोड़ी अलग होती है बाकी सबसे। बिगिंस विद द डीकम्पोजिशन ऑफ दैट ऑर्गेनिक मैटर बाय डीकम्पोजिंग एंड आल्सो नोन एज सेप्रोफाइटिक, क्योंकि किस पे, डेड एंड डिकिंग पे अटैक कर रहा है। ये थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है ये एनसीईआरटी की लाइन है यार, और काफ़ी मतलब थोड़ी ऐसी है कि करेक्ट स्टेटमेंट के टाइप में आ जाती है। तो इन एन इक्वेटिक इकोसिस्टम, जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है, वो किस, उसका मेजर सोर्स क्या होता है, एनर्जी फ्लो। ठीक है। मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम का जीएफसी जो है वो एक मतलब मेन सोर्स जो है एनर्जी फ्लो का, जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन। वहीं पे अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, वहां पे डीएफसी है मेजर, जीएफसी नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं है टेरेस्ट्रियल के अंदर, ये जो डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स न्यूट्रिएंट रिसाइकल करेंगे, फिर प्लांट्स में जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे टेरेस्ट्रियल के अंदर। वहीं पे एक्वेटिक के अंदर डायरेक्टली लाइट मिल रही है उनको, मतलब जो प्रोड्यूसर्स है फाइकोप्लैंक्टन, उनको लाइट मिल रही है, इसलिए उनका एनर्जी फ्लो रैपिड है। फिर आते हैं पिरामिड्स के ऊपर। पिरामिड्स हमारे तीन तरीके के, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, वेरी नाइस। पिरामिड ऑफ नंबर, इट इज मोस्टली अपराइट, ज्यादातर कैसा होता है, अपराइट होता है, एक एक्सेप्शन अभी बताएंगे। एज द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स T1 इज मैक्सिमम एंड नंबर ऑफ हर्बिवोर्स कार्निवोर्स लेस होते हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसके बीच में एक पेज इंसर्ट करने की ट्राई करता हूँ। हमारा ये 13 पेज है, ताकि तुमको मैं बता सकूँ। इंसर्ट अ न्यू पेज। ओके, नहीं नहीं भाई, एक पेज चाहिए। A4। ओके, आ गया, ठीक है, ठीक है। तो मैं बना के दिखाता हूँ, हम बात कर रहे थे इसकी, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। तो इसमें क्या होता है, देखो ये हमने बनाया हम, ठीक है, और ये और बढ़ जाएगा थोड़ा सा, और ये भी थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ये पहला जो मैं बना रहा हूँ ये ग्रास, ये जो मैं पहला बना रहा हूँ ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इसमें क्या था, मोस्टली अपराइट क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स सबसे पहले पे आते हैं। T1 ट्रॉपिकल लेवल जो है, ये ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, नंबर इनके प्रोड्यूसर्स के ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली प्लांट्स सबसे ज्यादा, फिर हर्बीवोर्स सबसे कम, कार्निवोर्स, तो यहाँ पे ग्रासेस सबसे ज्यादा, रैबिट्स उससे कम, फॉक्स उससे कम, और लायन सबसे कम। ऐसे इक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स सबसे ज्यादा, जू प्लैंक्टन उससे कम, फिर स्मॉल फिशेस, और फिर लार्ज फिशेस। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, देखो, बट ट्री इकोसिस्टम ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड, या स्पिंडल शेप भी कहते हैं। क्यों, बिकॉज ये पैरासाइटिक इकोसिस्टम होता है। मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ।
ठीक है, ये हम इन्वर्टेड है, उल्टा बनेगा, ये बनाया 1 2 और ये 3, ये आ गया पैरासाइट्स यहाँ पे, इसको यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स आ गए, पैरासाइट्स ऑब्वियसली सबसे ज्यादा होते हैं, उसके बाद बर्ड्स और उसके बाद ट्रीज। ठीक है, इस वजह से इन्वर्टेड होता है, या इसको स्पिंडल शेप भी कहा जाता है। Pyramids of number shows biotic potential of a ecosystem. Maximum number of ecosystem are present in aquatic ecosystem. The number of organism at any trophic level depends on the availability of, मतलब ये बताने सिंपल सी एक चीज़ ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इकोसिस्टम होता है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, जो सबसे स्टेबल मतलब जो प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो पैरामिड ऑफ नंबर ऑफ इकोसिस्टम होता है वो बायोटिक पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। बायोटिक पोटेंशियल बताते हैं किसका पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं डिपेंड, आखिरी लाइन बोलिए, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एनी ट्रॉपिक लेवल, मतलब ये बता रहे हैं उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइक ग्रासेस है। ठीक है, ये ग्रासेस है, ये सबसे ज्यादा है, अवेलेबिलिटी ज्यादा है, ये सबसे कम है, उससे कम है, ये उससे कम है, और लायन सबसे कम है। ठीक है, फिर आता है पिरामिड ऑफ बायोमास। इसके अंदर ज्यादातर जो पिरामिड ऑफ बायोमास होते हैं वो ये बताते हैं कि एक अमाउंट ऑफ बायोमास कितना ऑर्गेनिज्म का। ट्री इकोसिस्टम और फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो होते हैं हमेशा अपराइट होते हैं, जैसे ये बना रखे हैं। सबसे पहले हमारा ट्री इकोसिस्टम आ गया, ट्री इकोसिस्टम के अंदर पैरासाइट्स, बायोमास सबसे ज्यादा किसका होगा, ट्रीज का होगा। पैरासाइट्स तो ऑब्वियसली छोटे छोटे थे, ट्री ज्यादा बड़ा होता है, ट्री का मास ज्यादा होगा, इसलिए ट्री सबसे नीचे, बर्ड्स फिर पैरासाइट्स। सेम चीज इधर होती है, ग्रासेस ज्यादा है तो उनका मास भी ज्यादा। फिर जू ग्रासेस, उसके बाद हमारे पास रैबिट्स, फिर रैबिट्स कम है तो उनका मास कम, फॉक्स उससे कम, उससे कम, लाइन्स तो कम है ही तो उनका मास कम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा इक्वेटिक इकोसिस्टम के साथ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। वो क्या हो जाती है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होते हैं ना वो इन्वर्टेड होते हैं। क्यों होते हैं? ये स्पिंडल शेप होते हैं, नहीं, एक्वेटिक इकोसिस्टम इन्वर्टेड होता है, लेक इकोसिस्टम इन्वर्टेड होता है। अब मैं बना के दिखाता हूँ, एक लाइन खींच देते हैं। बायोमास की बात हो रही है, यहाँ पे क्या होता है, ये एस है, देखो ये T1 T2, जैसे बनाते हैं यार, साफ साफ अच्छा नहीं बन रहा है, रुको, 1 2 and 3, T1 T2 T3 एंड T4। देखो सबसे नीचे फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स सेलुलर होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो ऑब्वियसली उनका मास कितना होगा, कम होगा, लेस। उसके बाद जू प्लैंक्टन्स, वो भी छोटे छोटे, तो उनका भी लेस बायोमास। स्मॉल फिशेस, उनका भी मास कम होगा, और लास्ट फिशेस का सबसे ज्यादा, इस वजह से इन्वर्टेड होता है। इसको एक मैं मतलब कंक्लूजन अभी लिखता हूँ, पहले हम आगे का कर लें। और जो लेक सिस्टम होता है उसका भी स्पिंडल शेप होता है। ठीक है, ये T3 T2 T1। अब जो आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसके अंदर कहते हैं इट्स रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एनर्जी की एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल में कहाँ जा रही है। और ये सारा चीज जो होती है वो होती है 10% लिंडमैन सर के लॉ से, 10% लॉ ऑफ लिंडमैन। इसमें क्या बताता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से, फॉर एग्जांपल एक ट्रॉपिक लेवल है, यहाँ से इधर जा रहा है, तो यहाँ से जब इधर ट्रांसफर होगा, यहाँ से 100 मिल रही है, इधर से नीचे गया, तो 90% एनर्जी तो ऊपर वाला इस्तेमाल कर लेगा और 10% नीचे वाला करेगा। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में, टेंशन न लें। और लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, इट डजंट टेक एनी, it doesn't take into all the same species belong to two or more ट्रॉपिक लेवल्स, मतलब इंक्रीज हो सकती हैं, एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल में आ सकती हैं, और ये सारे फूड वेब को एकोमोडेट नहीं करता है। सेप्रोफाइटिक आर गिवन बट एनी प्लेस, उनको किसी भी जगह पर सेप्रोफाइट्स मतलब डीकम्पोजर्स को पिरामिड्स के अंदर कोई जगह नहीं दी गई है। उसके बाद 10, अच्छा मैं एक इसको कंक्लूड कर देता हूँ, रुको, फिर कहोगे यार भैया आपने करा नहीं। न्यू इंसर्ट न्यू पेज एंड हियर इट इज। ठीक है, तो हम पहले करते हैं इसके ऊपर कौन सा नंबर वाला,
पिरामिड ऑफ नंबर, इसके अंदर क्या, ग्रासलैंड इकोसिस्टम कैसा है, अपराइट, ठीक है। रुको, पिरामिड ऑफ नंबर, और यहाँ पे ब्लू से कर देते हैं बायोमास, ठीक है। पहले हम एक ही का करते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, उसके बाद था हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये भी कैसा था, अपराइट, ठीक है। लास्ट में क्या था, ट्री इकोसिस्टम, ये कैसा था, इन्वर्टेड, या स्पिंडल शेप। वहीं पे बायोमास वाले की बात करें तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम कैसा था, अपराइट सेम, ट्री इकोसिस्टम कैसा था, अपराइट, लेकिन एक्वेटिक सिस्टम कैसा था, इन्वर्टेड, ओके, कैसा था, इन्वर्टेड। तो ये कर दिया, तो क्वेश्चन जो ज्यादा बनेगा वो इससे और इससे बनेगा, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन हो गया, तो दोनों सेम ही है, तो इसको कोई नहीं पूछता, ठीक है। अब आखिरी टॉपिक, 10% लॉ ऑफ लिंडमैन, ये क्या कहता है, प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम किया जाता है और जो एनर्जी ट्रांसफर होता है खाली 10% होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पौधे खाए, पौधे के अंदर थी 100 एनर्जी थी, तो उन्होंने 90 यूज कर लिया और मेरे को क्या मिली, 10 मिली। अब मैं, मेरे को कोई, फॉर एग्जाम्पल मेरे को लाइन ने खा लिया, देख लो भाई तुम्हें पढ़ाने के चक्कर में मैं शेर के मुंह में जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को किसने खा लिया, लाइन ने खा लिया, तो 10 में से 9 तो मैंने इस्तेमाल कर दिया, एक किसको मिला, लाइन को मिला। इट इज लाइक दिस, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज होती है और जनरली बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो जाता है, बट बायोमास और ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होता है। लाइक अगर हम कहें यहाँ पे प्लांट्स, रैबिट्स, फॉक्स एंड लायंस, देखो ये बायोमास तो कम हो रहा है, ऑर्गेनिज्म बड़ा हो रहा है, लायन बड़ा हो रहा है प्लांट से, लेकिन ट्रॉपिक लेवल का देखो बायोमास कम हो रहा है, समझ रहे हो ये चीज। टॉप कंज्यूमर्स कैसे होते हैं, इकोलॉजिकल वीक होते हैं बट फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, लाइक लायन इकोलॉजिकल वीक है, सबसे कम एनर्जी मिल रही है, यहाँ से 100 से देखो इसको मिली कितनी, 10, फिर इसको मिली 1, इसको और भी कम मिलेगी 0.01, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रांग क्या है, लायन है। तुम जाके लाइन के पास खड़े हो तो पूछना भाई ताकतवर हो कि नहीं हो, वापस आ जाओ तो बता देना, वरना तो मजाक करो यार, ठीक है। जनरली 4 to 5 टॉपिक लेवल्स आर प्रेजेंट, इससे ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि 10% रूल की वजह से। इससे कम लाइन के ऊपर किसको ही डालोगे यार, कितनी एनर्जी दोगे, मतलब नाम की बस, इसलिए। और डीकम्पोजर्स इस लॉ के ऊपर या फूड चेन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, क्योंकि हाइपोथेटिकली इनको लास्ट में रखा जाता है। तो गाइस दी एंड, आज के लिए इतना ही। कल अपन लोग एबायोटिक फैक्टर्स करेंगे और उसके बाद बायोम्स करेंगे और फिर बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर्स वगैरह करेंगे, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने थोड़ा पेस, मतलब पेस थोड़ा फास्ट रखने की कोशिश करी ताकि लेक्चर कम हो। और टेक केयर गाइस, पीस आउट, मम्मी पापा को सलाम और प्रणाम करिएगा, टेक केयर, जय हिंद।